जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए महामैराथन के इस वीडियो के सीरीज में लेकर अवेलेबल हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट, आज हम फाइनेंस एंड बैंकिंग का महामैराथन का आपके लिए वीडियो लेकर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमने 2 पेपर के आपके COMM 203 यानी जो फाइनेंस एंड बैंकिंग का पेपर है उसका 2 पेपर को क्लब कर दिया, एक में कर दिया है और एक महामैराथन ने आपके लिए रेडी किया है। तो स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखिएगा और फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखेंगे कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और अपनी तैयारी करके जाएगा और मुझे आशा है भी आपका सपोर्ट प्राप्त हो सके। तो स्टूडेंट, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है बैंक इसमें भूमिका निभाते हैं, बैंक प्ले रोल। तो बैंक किसमें भूमिका निभाते हैं? पूंजी निर्माण, पूंजी गतिविधि यानी कैपिटल मूवमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन में। तो या विदेशी मुद्रा का प्रबंधन में, और इनमें से सभी। लास्ट ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्टूडेंट बैंक जो है इन सब में अपनी भूमिका निभाते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कैपिटल फॉर्मेशन एंड पूंजी का निर्माण भी करते हैं जो आपको ब्याज मिलता है, और कैपिटल मूवमेंट और ये मनी को फ्लो में भी रखते हैं, कैपिटल फ्लो में भी करते हैं, और फॉरेन करेंसी को मैनेजमेंट भी करते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु इज गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक एट प्रेजेंट, यानी वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा शशिकांत दास। ठीक है, शशिकांत दास जो है वो इस समय क्या है? ये प्रेजेंट गवर्नर जनरल है। इससे पहले स्टूडेंट, अब ये जो जो बाकी नाम है, ये लोग पुराने गवर्नर जनरल बैंक के गवर्नर रहे हैं। सॉरी, गवर्नर जनरल नहीं, बैंक के पुराने जो रिजर्व बैंक का होता है, ये पुराने गवर्नर है रिजर्व बैंक के। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो एट प्रेजेंट जो है रिजर्व बैंक के गवर्नर जो प्रेजेंट टाइम में शशिकांत दास है। ठीक है, शशिकांत दास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो नाम दिए गए ये पुराने गवर्नर रहे हैं रिजर्व बैंक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट, मैंने क्वेश्चन आपके उसी पे बेस्ड है, तो हम वही देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई इज। आरबीआई का हेड ऑफिस कहाँ है स्टूडेंट? तो आपको बता दूं स्टूडेंट, जो बातें बताता हूँ आप नोट करते रहते हो तो बड़ा अच्छा रहता है। आरबीआई का जो हेड ऑफिस इस समय है वो मुंबई में है स्टूडेंट। ठीक है, मुंबई में 1937 से, कब से? 1937 से इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इससे पहले इसका मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, और साथ ही साथ बताऊंगा कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, भारत में कौन सी बैंकिंग प्रणाली अधिक लोकप्रिय है? भारत में कौन सी बैंकिंग प्रणाली अधिक लोकप्रिय है? तो स्टूडेंट, भारत में जो चलता है बैंकिंग सिस्टम उसको कहते हैं ब्रांच बैंकिंग सिस्टम। मतलब जो कोई भी बैंक हो, आपका पीएनबी हो या एसबीआई हो, तो हम देखते हैं उसके ब्रांचेस हैं, जगह जगह पे ब्रांच। तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम भारत में चलता है, यूनिट बैंकिंग सिस्टम भारत में नहीं चलता है। ठीक है, तो ब्रांच बैंकिंग सिस्टम प्रणाली भारत में ज्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर की बात पूछा है तो यही ज्यादा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं ध्यान से। एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, खरीदने में सामर्थ्य यानी अफोर्डेबल होना चाहिए, जिसको हम खरीद सकें, निरंतर होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए, इनमें से सभी। तो एक स्वास्थ्य बीमा कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? एक स्वास्थ्य बीमा जो होना चाहिए ये सब तरह का होता है कि एक कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब जिसको खरीदा जा सके, जो कंटिन्यूअस आपका लाइफ का सपोर्ट भी दे आपको, मतलब खतरे से को कवर करे, और यूनिवर्सल हो। ठीक है, तो इसमें से इनमें से सभी वाला राइट हो जाएगा आंसर कि सब तरह का होना चाहिए। ठीक है, हर तरह का होता है, जैसा जिसको जरूरत हो वो वैसी प्लान वो खरीद लेता है। ठीक है, स्वास्थ्य बीमा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक प्रदर्शन करता है, भारतीय स्टेट बैंक प्रदर्शन करता है, कुछ हद तक केंद्रीय बैंकिंग का कार्य करता है, सम जनरल बैंकिंग वर्क करता है, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्टेट बैंक क्या है? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है स्टूडेंट, वो सामान्य बैंकिंग काम करता है। ठीक है, कुछ हद तक केंद्रीय बैंकिंग का काम नहीं करता है। केंद्रीय बैंकिंग का काम केंद्रीय बैंक ही करते हैं, और एसबीआई क्या है? ये जनरल बैंकिंग वर्क करता है। ठीक है, सामान्य बैंकिंग कार्य करता है। तो स्टूडेंट, ये सामान्य बैंकिंग प्रणाली का काम तो करता ही करता है, साथ में कुछ हद तक ये सेंट्रल बैंकिंग का काम भी करता है। क्योंकि जब हमने इसको ध्यान से देखा और इसके बारे में नॉलेज गेन की, तो स्टूडेंट पता चला कि स्टेट बैंक अपने काम को 2 कैटेगरी में बांट देता है, और एक कैटेगरी को सेंट्रल बैंकिंग फंक्शन कहते हैं और एक को ऑर्डिनरी बैंक फंक्शन कहते हैं। तो जब ये दोनों सही हो जाएगा स्टूडेंट, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इनमें से दोनों। ठीक है, आप इसको बिल्कुल ठीक कर लीजिएगा। हमने अगर आपको बोला कि उसको करिएगा तो आप दोनों को करिएगा। ठीक है, तो दोनों का काम करता है। ठीक है, जनरल बैंकिंग का भी और कुछ हद तक सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का भी काम करता है। ठीक है, कहीं कहीं पे। ठीक है, कहीं कहीं पे आरबीआई अपनी मुद्रा जो है वो एसबीआई के पास रखता है। ठीक है, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें और सब जगहों पे बात देखते हैं, तो हम कह रहा है बिल्डिंग ऑफ अ बैंक, बैंक का भवन है, बैंक का भवन यानी बस बिल्डिंग की बात कर रहा है। बैंक का बिल्डिंग क्या है स्टूडेंट? कह रहा है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट, लाभदायक इन्वेस्टमेंट है, डेड स्टॉक है, इन एक्सपेंस है, एक व्यय है, और कुछ नहीं है।
तो स्टूडेंट ये क्या होता है, एक डेड स्टॉक होता है। डेड स्टॉक में स्टूडेंट क्या होता है, वो माल, वो डेड स्टॉक उसको बोलते हैं स्टूडेंट जो गुड्स नो लॉन्गर जो परफॉर्म नहीं करते हैं, नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, यानी इनका कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब कोई मतलब परफॉर्मेंस में नहीं होते, ठीक है, और नो लॉन्गर सेलेबल, और इनको बेचा नहीं जा सकता। तो बैंक बेचा नहीं जा सकता है, मतलब चाह के भी इससे आपको अतिरिक्त आय इनकम नहीं मिलता है, ठीक है। तो बैंक अगर अपना बैंक की बिल्डिंग से कमाना चाहे तो बिल्कुल वो उससे कुछ नहीं कमा सकता है। तो ये डेड स्टॉक में हमारे हिसाब से ये होगा, ठीक है। लाभदायक निवेश नहीं है वो, बैंक का भवन की बस बात किया है। तो स्टूडेंट वो डेड स्टॉक होता है, ठीक है। ये नॉन परफॉर्मिंग और नो लॉन्गर सेलेबल, जिनको और ये डेड आइटम में होते हैं और इनको मतलब चाह के भी बेचा नहीं जा सकता है, ठीक है, वो कहलाता है डेड स्टॉक। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से बैंक का दायित्व तो नहीं है। बैंक का दायित्व तो क्या नहीं है, तो कह रहा है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन, रिजर्व फंड। तो स्टूडेंट शेयर कैपिटल नहीं करता है, कैपिटल शेयर कैपिटल की बात नहीं करता है, ठीक है। बैंक शेयर कैपिटल को नहीं लेता, लेकिन डिपॉजिट है जमा को देखता है, लोन भी देता है, और आरक्षित निधि एंड रिजर्व फंड भी देखता है, ठीक है। ये सारा देखता है, लेकिन अंश पूंजी को नहीं रखता है, ठीक है। चलिए, एटीएम का पूरा नाम क्या है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया है स्टूडेंट, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, बी वाला आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे। आप ऑल टाइम मनी के साथ मत जाइएगा, ये तो बनाया हुआ है, लेकिन जो एग्जैक्ट है वो एटीएम मशीन को ही, वही जिससे पैसे निकलते हैं उसी का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये सेल्फ सर्विस बैंकिंग आउटलेट होता है। सेल्फ सर्विस मतलब खुद से अपना काम कर, ऐसी बैंकिंग सर्विस देता है कि आप जाइए, अपना कार्ड लगाइए, अपना काम खुद करिए, पैसा वैसा लीजिए और घर चलते बनिए। तो ये ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, वो आपको सब कुछ बताती है, आप जाते हैं अपना पैसा वैसा लेके चले आते हैं। अगला क्वेश्चन, पिन कितने अंक का होते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट कमेंट कर में आप बिल्कुल बताइए। ये सब तो क्वेश्चन काफी अच्छे अच्छे हैं, और अवेयरनेस वाले क्वेश्चन ही इस पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, जिससे आप जागरूकता को चेक किया जाएगा, आप बैंकिंग के बारे में कितना जानते हैं और क्या क्या आपको जानना चाहिए। तो स्टूडेंट 4 डिजिट का पिन कोड होता है, पिन जो होता है, एटीएम पिन की बात कर रहा है, तो कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का होता है। और आजकल मोबाइल में जो एम पिन बन रहा है वो कभी 4 से 6 दोनों का हो रहा है, ठीक है, जो लॉक के रूप में आप इस्तेमाल करते हो। अगला कर रहा है, लेकिन जो एटीएम पिन है वो 4 डिजिट का ही होता है। अगला कर रहा है, आईएफएससी में कितने अक्षर के अंक होते हैं, तो आईएफएससी कितने डिजिट का होता है स्टूडेंट, तो आईएफएससी कोड जो होता है वो 11 डिजिट होता है। आप सबका बैंक में खाता है कि नहीं है, तो स्टूडेंट अकाउंट नंबर 10 डिजिट्स और उससे अब अधिक का भी होने लगा है, लेकिन आईएफएससी में कितने डिजिट का होता है, तो 11 डिजिट का, ठीक है। 11 डिजिट का आईएफएससी कोड होता है, आप सबको पता है, नहीं पता है तो बिल्कुल अपना पासबुक उठाएगा और उसके डिजिट को काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आईएफएससी कोड में 11 डिजिट होते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड को भी कहा जाता है, क्रेडिट कार्ड आर ऑल्सो कॉल्ड, क्रेडिट कार्ड को और क्या कहा जाता है, मतलब, तो स्टूडेंट इसको प्लास्टिक मनी कहते हैं। प्लास्टिक मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक का बना होता है और ये प्लास्टिक का एक कार्ड होता है जो हमको समय पड़ने पे मनी देता है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सब प्लास्टिक मनी है, ठीक है। इस सबको क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उस सबको प्लास्टिक मनी के नाम से भी जानते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप सबको प्लास्टिक मनी से और इन सबसे मिलने वाले ही हैं। एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो जिसको आप लाइट लो, बिल्कुल सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये कॉमर्स से रिलेटेड ही आपका मॉडल पेपर है, तो बिल्कुल आप इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विच ऑफ दीज इज अ काइंड ऑफ चेक, चेक का एक प्रकार कौन सा है, तो स्टूडेंट कह रहा है बियरर चेक, वाहक चेक, ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक, यानी रेखित चेक। तो स्टूडेंट ये सब चेक के प्रकार है, चेक में के ये क्या होते हैं, सारे चेक के प्रकार है, ठीक है। वाहक चेक, बियरर चेक मतलब जो धारण जिसके हाथ में होता है वो उसी का हो जाता है वो बियरर चेक। ऑर्डर चेक जब आप कुछ देते हो और पेमेंट कर देते हो तो ऑर्डर चेक होता है। क्रॉस चेक होता है, ठीक है। तो ये सारे चेक के प्रकार हैं, चेक से आप पैसा निकालते हो ना बैंक में, तो सब उस चेक का भी अलग अलग कैटेगरी है, जो बियरर चेक होगा, क्रॉस चेक होगा, वो सब आप थोड़ा थोड़ा उसको देख लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन आरआरबी इज, तो आरआरबी क्या है स्टूडेंट, आरआरबी का पूरा नाम नोट कर लीजिए पहले स्टूडेंट, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसको आप कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक शेड्यूल्ड बैंक है। रीजनल आरआरबी क्या है, शेड्यूल्ड बैंक में आता है स्टूडेंट। शेड्यूल्ड बैंक में वो बैंक आते हैं कि रिजर्व बैंक के जो शेड्यूल्ड बैंक में स्टूडेंट वो सारे बैंक आते हैं जो मतलब राष्ट्र के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी के अंतर्गत सारे बैंकों को एक ग्रुप में रखा गया जो शेड्यूल्ड बैंक का ग्रुप कहलाता है। रिजर्व बैंक के सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में ये आते हैं। शेड्यूल्ड बैंक में वो बैंक आते हैं जो आरबीआई का जो सेकेंड शेड्यूल है 1934 एक्ट का, इसके अंतर्गत जिन बैंकों का जिक्र है वो शेड्यूल्ड बैंक कहलाते हैं, ठीक है। और भारत में बहुत सारे जो बैंक हैं, ज्यादा से ज्यादा बैंक वो शेड्यूल्ड बैंक में ही आया है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग कंपनी अधिनियम लागू किया गया, बैंकिंग कंपनी एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन या इंप्लीमेंटेड ऑन, सॉरी, ठीक है, कब लागू किया गया, तो बैंकिंग कंपनी एक्ट 16 मार्च 1949, 16 मार्च 1949 को ये लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल आप देखिएगा। इसी को बैंकिंग कंपनी एक्ट का नाम बाद में बदल के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी कर दिया गया था, ठीक है। ये 16 मार्च 1949 को लागू हुआ था, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। भारत में भूमि विकास बैंक की शुरुआत, लैंड, इसको स्टूडेंट एलडीबी के नाम से जानते हैं। अगर आप जाएंगे इसको सर्च वर्च करेंगे तो एलडीबी, और जो कॉमर्स के लड़के होंगे वो समझ जाएंगे। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी एलडीबी बैंक भारत में कब शुरू हुए, तो स्टूडेंट
एलडीबी बैंक सबसे पहले, आपको कुछ दो बातें बताऊंगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा ऑप्शन में भी वो है। तो सबसे पहले भारत में जो शुरू किया गया पंजाब में 1920 में, आप नोट करिएगा 1920 में पंजाब में, जो ऑप्शन में नहीं है। 1920 में पंजाब में शुरू किया गया, ठीक है, पंजाब में। लेकिन सही विकास जो शुरू होता है स्टूडेंट एलडीबी बैंक का 1929 में चेन्नई में जब स्थापित हुआ। तो ये दूसरा, ये इसके साथ जब इसमें नहीं है पंजाब, तो दूसरा बैंक जो शुरू किया गया भूमि विकास बैंक चेन्नई में शुरू किया गया 1929 में, 1929 में। और यहीं से एलडीबी बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक का विकास शुरू हुआ और इसने अपने बहुत आगे बढ़कर बड़ा योगदान दिया देश के विकास में, ठीक है। तो चेन्नई हम यहाँ चला देंगे, लेकिन अगर पंजाब रहेगा तो पंजाब के साथ जरूर जाएंगे, ठीक है। पंजाब से शुरुआत हुई लेकिन बड़ा सफलता नहीं मिला, लेकिन जब 1929 में चेन्नई में स्थापित किया गया तब से इस बैंक ने विकास की पटरी पर दौड़ना शुरू कर दिया। अगला क्वेश्चन, बीमा किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? तो बीमा किसके विरुद्ध स्टूडेंट, बीमा क्या होता है, जो जोखिम से, जो मतलब आपका एक जोखिम रिस्क होता है कि क्या क्या जोखिम में वो आता है कि क्या क्या आपको हानि हो सकती है। तो बीमा हमेशा हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। हानि के विरुद्ध क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। बीमा जोखिम, जो खतरे, जोखिम से होने वाली हानि के विरुद्ध। तो जोखिम क्या होता है कि क्या क्या रिस्क है, और हानि मतलब आपको लॉस हो गया। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो बीमा किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, जोखिम, रिस्क के और लॉसेस के। तो ठीक है, तो स्टूडेंट ये लॉस के विरुद्ध आपको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। लॉस के विरुद्ध जो हानि आपको होती है बीमा उसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। रिस्क जो स्टूडेंट इसमें कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल लॉस होता है ना, आपको वित्तीय हानि जो होती है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और जोखिम के अंतर्गत वो सारे लॉसेस का जिक्र होता है, ठीक है। तो उसके में आपको सुरक्षा देता है, ठीक, जोखिम को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ आईआरडीए। आईआरडीए इरडा इसको कहते हैं हिंदी में। तो आईआरडीए क्या करता है स्टूडेंट? तो आईआरडीए का पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये पॉलिसी धारक की सुरक्षा करता है, कि मतलब कहते हैं ना कि जो भी आप आजकल कहा जाता है कि जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको इरडा यानी आईआरडीए के अंतर्गत ही लेना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल उसके मतलब जो इन सारे नॉर्म्स को फॉलो कराता है वो इंश्योरेंस कंपनियों से, ठीक है। तो ये पॉलिसी धारक की सुरक्षा भी करता है और बीमा बाजार का स्वस्थ विकास करता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो स्टूडेंट सी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों का काम करता है, ठीक है। बीमा धारक की भी सुरक्षा और स्वस्थ जो है इंश्योरेंस पॉलिसी का विकास भी कराता है, ठीक है। तो दोनों को राइट मान लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मृत्यु की सूचना, किसकी मृत्यु की सूचना है? जब हम बैंक मृत्यु इंश्योरेंस में स्टूडेंट मृत्यु की सूचना हम देते हैं तो किसके मृत्यु की सूचना देते हैं? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कह रहा है कि बेनिफिशियरी एंड लाभार्थी के। तो लाभार्थी स्टूडेंट मृत्यु हो जाने पे लाभार्थी कभी भी वो व्यक्ति नहीं रहता है जो बीमा किया रहता है। जैसे आपने अपने किसी ने अपने जीवन का बीमा किया और वो अब नहीं है तो वो लाभार्थी वो नहीं होगा। लाभार्थी वो होगा जिसको लाभ दिया जाएगा, उसके मृत्यु का पैसा जिसको दिया जाएगा, तो उसको हम स्टूडेंट पॉलिसी होल्डर कहते हैं, ठीक है। पॉलिसी होल्डर को, पॉलिसी धारक जो होता है, तो लाभार्थी बेनिफिशियरी को नहीं देता है, मतलब जो होता है। तो लाभार्थी तो वो होता है जिसको लाभ मिलता है, ठीक है। तो उसकी मृत्यु की सूचना किसकी है? पॉलिसी होल्डर की। पॉलिसी धारक इसमें राइट आंसर होना चाहिए, तो कोई नहीं के साथ जाएंगे। और इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए कि मृत्यु की सूचना जो होता है कि इंटीमेशन ऑफ डेथ ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ डेथ। तो जो ये होता है मृत्यु की सूचना, किसके मृत्यु की सूचना है? तो पॉलिसी होल्डर की मृत्यु की सूचना है कि जो धारक था पॉलिसी वाला वो मर गया और जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा। तो नॉमिनी होता है लाभार्थी, ठीक है। तो वो उसकी मृत्यु की सूचना नहीं है, वो पॉलिसी होल्डर आप इसके साथ जाएंगे, यानी बीमा धारक या पॉलिसी धारक को मिलता है, ठीक है। उसको पॉलिसी धारक बोलते हैं। नॉन के जगह पे अगर पॉलिसी धारक रहता तो हम उसी के साथ जाते, पॉलिसी होल्डर राइट आंसर हो जाता। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियोज को अगर आपने लाइक नहीं किया है स्टूडेंट तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए आपको वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो स्टूडेंट भारतीय स्टेट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1955 में, 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। 1 जुलाई 1955 नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन मेरे को तो लग रहा है एकदम आने वाला है। तो 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई। स्टूडेंट पहले मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जल्दी जल्दी आप उसको सुनिएगा और नोट करिएगा। स्टूडेंट सबसे पहले भारत में स्थापित होने वाला बैंक 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था। सबसे पहला भारत का बैंक, नोट करते चलिए, 1806 में स्थापित हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता। और इसका नाम ही बहुत ज्यादा समय तक ये बैंक नहीं रहा, इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया, क्योंकि कलकत्ता बंगाल में है तो इस बैंक का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया। लेकिन स्थापना किस बैंक की हुई पूछता है तो 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता हुआ, इसी का नाम बदल के बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया। भारत में दूसरा स्थापित बैंक हुआ 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे, नोट करिएगा, दूसरा स्थापित बैंक है 15 अप्रैल 1840 को बैंक ऑफ बॉम्बे। और तीसरा स्थापित बैंक है 1 जुलाई 1843 को बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बनाया गया था जिसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया
27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक को मिलाकर एक बैंक बनाया गया जिसको बोला गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यानी हिंदी में अखिल भारतीय बैंक, जिसको हिंदी में क्या कहा गया, अखिल भारतीय बैंक, जिसकी स्थापना तीनों बैंक को मिला के बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला के 27 जनवरी 1921 में किया गया। और इसी बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय अखिल भारतीय बैंक को 1 जुलाई 19, ये तीनों मिलकर बने इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक को जो बन गया था, कब बन गया स्टूडेंट, तो इंपीरियल बैंक 27 जनवरी 1921 में बना। और यही 1921 वाले इंपीरियल बैंक को 1 जुलाई 1955 को इसका वाणिज्यिकरण करते हुए सरकार ने इसको अपने अंडर में लेते हुए इसको क्या बना दिया, वाणिज्यिक बैंक बनाया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा स्टूडेंट, पीछे जाकर सुन लीजिएगा, जो मैंने बातें बताई उसको नोट कर लीजिएगा। तो इसकी स्थापना हुई 1955 में, ठीक है। इससे पहले ये इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, बीमा कवर। बीमा क्या क्या कवर करता है स्टूडेंट, तो संपत्ति की रक्षा करता है, हानि को रोकता है, हानि के प्रभाव को कम करता है, या बीमा अमरता, ठीक है। तो बीमा लेने से क्या होता है, आपको क्या लग रहा है स्टूडेंट, बड़ा दिमाग लगाना है। बीमा ले लेंगे तो संपत्ति की रक्षा होगी, मतलब आपके घर पे चौकीदार बैठ जाएगा, नहीं। हानि को रोक देगा, घर में आग नहीं लगेगी, बीमा ले लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये उसके हानि को प्रभाव को कम करता है स्टूडेंट। क्या करता है, बीमा लेंगे आप तो आपको जो लॉस हुआ है ना उसके बदले में आपको जो भी जिस चीज का भी आप बीमा लोगे, संपत्ति का, जीवन का, मेडिकल का, तो आपको जो खतरा होगा ना उसमें आपकी मदद की जाएगी। तो ये उसके खतरे को रोक नहीं सकता है और ना ही आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करने घर पे आपके आ जाएगा, ठीक है। ये जो आपको उससे हानि होगी उसको क्या करेगा, उसकी भरपाई करेगा, प्रतिपूर्ति करेगा, उसकी हानि को क्या करेगा, कम करेगा। अगर कोई मर जाता है व्यक्ति तो उसका जीवन थोड़ी ना लौटा देगा, बस पैसे ही दे सकता है। तो वो क्या होगा, थोड़ा सा आपके जीवन में जो हानि हुई है उसको क्या करता है, प्रतिपूर्ति करता है, कमी करता है, उसकी कमी को भरने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं भर सकता है, इस बात को आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड प्रोवाइड रीफाइनेंस। तो नाबार्ड जो होता है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाबार्ड जो होता है स्टूडेंट, इसको बोला जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी ग्रामीण इलाकों में विकास के लिए, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बैंक स्थापित किया गया है। इसकी स्थापना नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12 जुलाई 1982। तो स्थापना है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 1982 में, ठीक है, इसकी स्थापना हुई। संसद के अधिनियम द्वारा 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। जो पुनर्वित्त जो वित्त देता है वो तीनों टाइम के लिए देता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। तो इनमें से हम सभी लगा देंगे। और जो मैंने बातें बताई कब स्थापना हुई नाबार्ड की, पूरा नाम क्या है ये आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन होता है, तो स्टूडेंट नाबार्ड का अध्यक्ष का वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर। नहीं स्टूडेंट, नाबार्ड का जो अध्यक्ष होता है ना, नाबार्ड भारत का वित्त मतलब वित्त मंत्रालय देखता है, लेकिन नाबार्ड के अध्यक्ष इसमें से कोई नहीं होते, ठीक है। इस समय साजी केवी हैं, साजी केवी इस समय नाबार्ड के अध्यक्ष है, और ना वो डिप्टी गवर्नर है ना कुछ है, तो इसमें से कोई नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा कि कोई नहीं। ये ऐसा नहीं है कि जैसे राज्यसभा है तो उप राष्ट्रपति ही उसका अध्यक्ष होगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें साजी केवी, हाँ, इसका जो अध्यक्ष होता है वो बैंकिंग से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, उसको काफी अनुभव रहता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये जो अगर नाबार्ड किसके अंतर्गत आता था, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत नाबार्ड को रखा गया है, ठीक है। इसके अध्यक्ष इस समय वर्तमान अध्यक्ष कौन है, साजी केवी हैं, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय विदेशी मुद्रा कोष का है, ठीक है। तो जो सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक, यहाँ पे स्टूडेंट केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को मत जानेगा, ये एक बैंक का भी नाम है, लेकिन ये जो द सेंट्रल बैंक जो है, तो सेंट्रल बैंक एक बैंक का भी नाम है स्टूडेंट, लेकिन इस यहाँ पे सेंट्रल बैंक का नाम आरबीआई से है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्या है स्टूडेंट, कस्टोडियन है। जो कस्टोडियन मतलब संरक्षक है। केंद्रीय बैंक जो है विदेशी मुद्रा का क्या है, कस्टोडियन है, संरक्षक है। इसको आप याद रखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि पर ब्याज देता है। तो केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि पे क्या ब्याज देता है स्टूडेंट, तो वो अपने ब्याज पे, वो अपने जमा राशियों पे अधिकतम ब्याज देता है, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, सबसे ज्यादा आपको देता है, अधिकतम ब्याज देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, ये क्वेश्चन मैंने बताया स्टूडेंट, भारतीय रिजर्व बैंक का तो 1 अप्रैल, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1949 में, ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी मैं बताऊंगा। स्थापना स्टूडेंट इसकी 1935 में। अब एसबीआई की बात हमने कर ली थी, अब यहाँ पे बात आरबीआई की है। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई, 1 अप्रैल 1935 को, और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, नेशनलाइज्ड बैंक इसको कर दिया गया 1949 में, केंद्र राष्ट्र का बैंक बना दिया गया 1949 में, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन वही है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो स्टूडेंट 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है, रिजर्व बैंक की।
और 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई, ठीक है, और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। दोनों बात को आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है? तो स्टूडेंट, भारत में मौद्रिक नीति जो होती है ना, जिसको आप मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हो, तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा घोषित की जाती है। आंसर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन, आर्थिक चिट्ठा में अग्रिम लिखा होता है, बैलेंस शीट में अग्रिम एडवांस कहां लिखा रहता है? तो स्टूडेंट, संपत्ति के साइड, एसेट के पक्ष में जो बैलेंस शीट होती है उसमें स्टूडेंट जो आपका एडवांस होता है वो एसेट के साइड लिखा जाता है, संपत्ति के पक्ष में लिखा जाता है। चलिए, कह रहा है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी यानी आकस्मिक दायित्व किस अनुसूची में लिखा गया है? तो स्टूडेंट, जो हमारी अनुसूची है आरबीआई में, तो इसकी 12वीं अनुसूची में, शेड्यूल 2 में मैंने आपको बताया था, नाबार्ड का जिक्र था या कुछ था, मैंने आगे आपको बताया था, उसको देख लेना। तो जो कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है, इसका अनुसूची 12 में जिक्र है, एकदम इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ठीक है, अनुसूची 12 में इसका जिक्र है, ठीक है। अपर्याप्त सुरक्षा के मामले में ब्याज दर यानी अपर्याप्त सुरक्षा स्टूडेंट यानी इनसफिशिएंट सिक्योरिटी, यहाँ पे आपको बड़ा समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनसफिशिएंट सिक्योरिटी क्या होती है स्टूडेंट। इनसफिशिएंट सिक्योरिटी यानी ऐसी चीज का आप बीमा या वो कराते हो, कवर करने की कोशिश करते हो, जिसकी सिक्योरिटी मतलब जिसकी प्रतिपूर्ति करने एकदम क्या है, एकदम आपका नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता है। अगर उसका लॉस हो गया, जिसकी प्रतिपूर्ति होनी मुश्किल है और पूरी तरह से उसकी प्रतिपूर्ति नहीं हो पाएगी, यानी कुछ ऐसे चीज का आप बीमा कर लिए, जैसे आपके पास दुनिया में इकलौता, मान लीजिए इकलौता हीरा है, आपने उसका बीमा करा लिया। इकलौता ऐसा हीरा है जो कहीं नहीं पाया जाता, जो मान के चलिए जो ग्रीन कलर का है, होता नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूं, तो उसका आपने बीमा कराया है कि चलो हमको लॉस होगा, तो बिल्कुल वो आपको ला के कोई नहीं दे सकता है, वो जो, क्योंकि वो दुनिया का सबसे रेयर हीरा है, तो वो इनसफिशिएंट सिक्योरिटी में आएगा। उसका बीमा तो है, लेकिन इसकी प्रतिपूर्ति की जानी मुश्किल। अगर खो गया तो क्या करोगे? अगर चोरी हो गया तो कोई इतना पैसा नहीं देगा कि उससे वो हीरा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो दुनिया का इकलौता है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं जिसका क्षतिपूर्ति नहीं किया जा सकता है पूरी तरह से, तो उसको अपर्याप्त सिक्योरिटी वाले कैटेगरी में रखा जाता है, यानी अपर्याप्त सुरक्षा वाले में रखा जाता है। और इसका ब्याज जो होता है, कंपनियां क्या दे सकती हैं? मैक्सिमम दे सकती हैं, सबसे ज्यादा ब्याज इस पे आपको दे सकती है, तो उच्च ब्याज इस पे आपको मिलता है, जिसका पूरी तरह से सिक्योरिटी कवर नहीं किया जा सकता, उसी को माना जाता है कि यानी इसकी प्रतिपूर्ति, अगर ये लॉस हो गया तो इसकी प्रतिपूर्ति करनी नामुमकिन है, उस पर ब्याज मैक्सिमम मिलता है। अगला क्वेश्चन, एलआईसी का गठन किस वर्ष में हुआ? सारे क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट, टॉप 50 क्वेश्चन कराऊंगा, पूरा बना रहेगा, पूरा वीडियो देख के जाएंगे, नंबर अच्छा लेना है। तो 1 सितंबर 1956 में, 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का स्थापना किया गया। चलिए स्टूडेंट, वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के बीच, इससे हमारा ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपके लिए और माइनर कराने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आप जल्दी जल्दी वीडियो देखने पे कमेंट करेगा, आप कहोगे तो मैंने इसका और 1-2 मॉडल पेपर कलेक्ट कर लिया है, तो उसके लिए आपको और करा सकता हूँ, ठीक है, महामैराथन भी कराया जा सकता है आपको। अगला क्वेश्चन, फिर कह रहा है किस जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि या लाभ हो सकता है? तो हानि या लाभ दोनों हो सकता है, ठीक है, किसके? तो स्टूडेंट, स्पेकुलेटिव रिस्क जो होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क जिसको आप काल्पनिक जोखिम कहते हो, इसके परिणाम स्वरूप हानि या लाभ दोनों हो सकता है, ठीक है। ये ऐसा रिस्क है जिसमें क्या हो सकता है, लाभ या हानि दोनों हो सकता है, काल्पनिक जोखिम कि ये हो जाए वो हो जाए, तो ऐसे केस में आपको फायदा भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इरडा अधिनियम यानी आईआरडीए एक्ट कब पास हुआ? तो स्टूडेंट, आईआरडीए एक्ट पास हुआ 1999 में। आईआरडीए जो मैंने बताया था ना कि इंश्योरेंस को पे निगरानी रखती है, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर को उनका पैसा मिले और इंश्योरेंस का कारोबार और एक सही तरीके से चले, तो आईआरडीए इस पर नजर रखता है और इसका एक्ट पास हुआ 1999 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बहाली पॉलिसी के मामले में मुआवजे का भुगतान इस प्रकार है। तो जो कह रहा है कि पेमेंट ऑफ कंपनसेशन मतलब प्रतिपूर्ति का, इन द केस ऑफ रीस्टेटमेंट पॉलिसी, तो रीस्टेटमेंट पॉलिसी में कंपनसेशन कैसे मिलेगा, यानी मुआवजे का भुगतान कैसे होगा? जैसे आप कोई पॉलिसी लिए हैं और बहाली पॉलिसी जो होता है, इसमें जब आपका पॉलिसी कुछ चीजें को कवर किया जाता है और वो चीज खराब हो जाए या चोरी जाए, तो उसके बदले में आपको रिप्लेसमेंट दिया जाता है। रिप्लेसमेंट मतलब उस आपको कैश न देके उसके बदले में ये क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट में, बहाली पॉलिसी मामले में क्या किया जाता है, भुगतान जो होता है वो प्रतिस्थापन होता है, जिस चीज के लिए किया जाता है तो ठीक उसी के बराबर का या वही चीज आपको रिप्लेसमेंट में दी जाती है। इसको पेमेंट ऑफ कंपनसेशन में जो रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी होती है वो रिप्लेसमेंट के फॉर्म में आपको दी जाती है, यानी आपको जो भुगतान किया जाता है वो रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन के रूप में किया जाता है, इसमें कैश नहीं दिया जाता है, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन, समूह बीमा एक ही पॉलिसी के तहत कई व्यक्तियों का बीमा कवर प्रदान करता है। तो समूह बीमा जो होता है वो एक ही बीमा में कई व्यक्तियों को बीमा कवर देता है, जिसे कहा जाता है, जिसे ग्रुप पॉलिसी कहा जाता है। स्टूडेंट, ग्रुप पॉलिसी जब हम लेते हैं तो ये पूरे समूह का, जैसे पूरे परिवार का बीमा हो गया, तो ग्रुप पॉलिसी में एक से ज्यादा लोग कवर हो जाते हैं और वो ग्रुप पॉलिसी कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नामांकन केवल इनके पक्ष में किया जा सकता है। तो नामांकन यानी नॉमिनी किसको बनाया जा सकता है? माता पिता, जीवन साथी, बच्चे। तो स्टूडेंट्स, किसी को भी नॉमिनी जो है वो किसी को भी बनाया जा सकता है, ठीक है। नॉमिनी जो है वो किसी को भी
बनाया जा सकता है। एनी इंडिविजुअल को आपको उसका डिटेल देकर उसके साथ अपना उस रिलेशन बताना होगा, तो वो जीवन साथी हो या अभिभावक हो या बच्चे हो, आप किसी को भी अपना नॉमिनी बना सकते हो, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को बन सकता है। तो ऑप्शन डी राइट रहेगा, एनी इंडिविजुअल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी धारक द्वारा, जब नॉमिनी क्या होता है स्टूडेंट, जब आप अपने जैसे कुछ भी हो, आपको कुछ हो जाए तो उस खाते का या उस इंश्योरेंस का सारा पैसा जिसको मिले वही नॉमिनी कहलाता है। हम कोई भी पॉलिसी लेते हैं या कोई भी करते हैं तो उसमें नॉमिनी जरूर होता है, ठीक है। और अब इसको आरबीआई एसबीआई ने, बैंकिंग सिस्टम ने पूरी तरह से कंपलसरी कर दिया है। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी धारक द्वारा अनुबंध की स्वैच्छिक समाप्ति है, यानी जो कह रहा है तो कौन सी पॉलिसी जो है स्वैच्छिक समाप्ति मतलब खुद से समाप्त कर दिया जाता है, इज ए वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट जो सरेंडर होता है, आप कहते हैं ना पॉलिसी को सरेंडर कर दो, या कुछ ऐसा लियो जिसमें आप सरेंडर कर देते हो, समर्पण पत्र, यानी अब आपको नहीं चाहिए, आपने कुछ बॉन्ड खरीदा है उसको सरेंडर कर दिया या उसको बेच दिया जब उसको रिक्वायरमेंट हुई, तो इसको टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो, जैसे बॉन्ड खरीदते हो ना, बॉन्ड में पैसे का बॉन्ड आप खरीदते हो, बॉन्ड वहां पे कहते हैं, तो जब चाहे आपको जरूरत थी तो ठीक है, लेकिन आपको पैसा चाहिए तो आपको बॉन्ड क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, और आपको उस शर्तों से बाहर आ जाते हो, आपको लाभ नहीं मिलता है, बस आपको आपका पैसा वापस कर दिया जाता है, क्योंकि बॉन्ड का समय पूरा नहीं हुआ रहता है। तो हम जो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी जो संधि है वो तोड़ दी जाती है, तो उसको सरेंडर, वो जो होता है सरेंडर समर्पण में ही पॉलिसी धारक द्वारा अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है उसकी इच्छा से, जो कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है वो पूरा होने से पहले। अगला क्वेश्चन, जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई हो, उसकी राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे कहा जाता है। तो कह रहा है जब स्टूडेंट, जब किसी वस्तु का बीमा किया गया उसकी राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो, ठीक है स्टूडेंट, तो राशि जो जितने का बीमा किया गया हो वो उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसको क्या कहा जाता है, इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट इसमें कह रहा है अधिमूल्य मुख्य पृष्ठ सह बीमा दोहरा बीमा। तो स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक ऑप्शन इन्होंने नहीं डाला है, इसको हम बोलते हैं ओवर इंश्योरेंस। इसको हम किस नाम से जानते हैं, ओवर इंश्योरेंस, डबल इंश्योरेंस के नाम से नहीं जानते हैं, अभी आपको बता दूंगा कि डबल इंश्योरेंस क्या है। इसको ओवर इंश्योरेंस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट। ओवर इंश्योरेंस याद रखिएगा, जब हमारा अमाउंट, जब कोई वस्तु का हम बीमा किए जाते हैं और राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसको हम कहते हैं ओवर इंश्योरेंस, ठीक है। दोहरा बीमा में क्या होता है स्टूडेंट, दोहरा बीमा भी करा सकते हो, लेकिन दोहरा बीमा आप कराते हो, लेकिन आंसर आपका दोहरा बीमा नहीं होगा, ओवर इंश्योरेंस होगा, क्योंकि इसको सेट करने में गलती कर दी गई है। दोहरा बीमा क्या होता है स्टूडेंट, जब एक ही वस्तु का दो अलग अलग कंपनियों से बीमा करा लेते हो तब वो दोहरा बीमा होता है। लेकिन जो ओवर इंश्योरेंस होता है, कोई हमारे पास ऐसा सामान है जो बड़ा कम का था, लेकिन क्या हुआ कि हमने जो बीमा कराया उसका ज्यादा कराया, क्योंकि वो हमें बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ज्यादा पैसे का जब बीमा करा देते हैं तो वो ओवर इंश्योरेंस कराता है, यानी जो सामान है उससे ज्यादा पैसे का बीमा होता है तो वो ओवर इंश्योरेंस ही कहलाता है। आपको इसको करेक्ट कर लेना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। तो प्लास्टिक मनी में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड सब आ जाते हैं, तो ए बी दोनों हो जाएगा। ए बी दोनों को हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मनी के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, बैंकर्स बैंक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी किस बैंक को बैंकर्स बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो बैंकों का बैंक स्टूडेंट हम आरबीआई को कहते हैं, आरबीआई को ही हम क्या कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक, यानी सबसे बड़ा बैंक तो वही है। अगला क्वेश्चन, यानी आरबीआई क्या करता है, सारे बैंकों पे निगरानी रखता है, उसको रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन, वह व्यक्ति जिसके जोखिम का बीमा किया जाता है कहलाता है। तो स्टूडेंट जिसके जोखिम का, यानी जिसके संपत्ति का, जिसके जोखिम का बीमा किया जाता है तो वो क्या करता है, वो स्टूडेंट कहलाता है एस्योर्ड, बीमा युक्त। इसको इंश्योर्ड, एस्योर्ड दोनों के नाम से हम जानते हैं। इंश्योर्ड या एस्योर्ड यानी बीमा धारक, बीमा युक्त। तो वह व्यक्ति जिसके जोखिम का बीमा किया जाता है उसे बीमा युक्त कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जोखिम को समूहीकृत किया गया है, प्योर रिस्क को किस ग्रुप में किया गया है। तो स्टूडेंट प्योर रिस्क में क्या क्या आता है, तो तीन चीज स्टूडेंट प्योर रिस्क में आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो प्योर रिस्क में स्टूडेंट प्रॉपर्टी रिस्क, पर्सनल रिस्क और लायबिलिटी रिस्क तीनों आते हैं, संपत्ति जोखिम, निजी जोखिम और दायित्व जोखिम। तो प्योर रिस्क का ये तीनों है कि इसमें जिसमें रिस्क होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। प्योर रिस्क मतलब क्या होता है कि इसमें लॉस तो हो सकता है आपको, लेकिन लॉस हो सकता है और नहीं भी, लेकिन फायदा नहीं होता है। ऐसा रिस्क जिसमें मतलब आप जैसे कोई ऐसा चीज है कि इसमें आपको लॉस हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना हो और हो सकता है हो भी जाए, लेकिन इसमें फायदा नहीं होता है। ऐसे बीमाओं में या ऐसे रिस्क में आपको फायदा तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपको लॉस ही होगा या नहीं भी होगा तो उसी स्थिति, पुरानी स्थिति बहाल रहेगी। और ये किस किस चीजों में होता है, तो प्योर जोखिम इसी को कहते हैं। और ये किस किस चीजों में होता है, तो प्रॉपर्टी में, पर्सनल रिस्क में और लायबिलिटी रिस्क में, तीनों में होता है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डेबिट कार्ड का मतलब होता है। तो डेबिट कार्ड का मतलब होता है पे नाउ, अभी भुगतान करें। जो क्रेडिट कार्ड में होता है पे लेटर, ठीक है। और डेबिट कार्ड का मतलब है कि जो कोई चीज खरीदा है तो उसका तुरंत भुगतान अपने कार्ड से कर दीजिए। जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो आपका डेबिट कार्ड होता है, खास करके जो आपका डेबिट में मास्टर वीजा होता है। और जो आपका पे लेटर वाला बाद में भुगतान करने वाला कार्ड होता है उसको हम क्रेडिट कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पे नाउ हो जाएगा इसका आंसर। कर एक चेक पर उस तारीख से पहले की तारीख होती है जिसपे उसे प्रस्तुत किया जाए, यानी अ चेक बियर्स डेट अर्लियर देन द डेट
अर्लियर देन द डेट ऑन विच इट वाज प्रेजेंटेड, यानी पहले से ही स्टूडेंट उस पर कोई डेट का मेंशन हो, जिस तारीख पे दें आप उस तारीख का मेंशन ना हो, ठीक है। तो ये अंग्रेजी में कहने का मतलब समझ में यही आ रहा है कि उसमें पहले से ही वो डेट मेंशन हो जिस तारीख को बैंक को दिया जाए। जैसे आप बैंक में जाते हो कुछ पैसा निकाले तो तुरंत का डेट भरते हो ना, लेकिन जो ये चेक, ऐसा चेक जिसमें पहले से ही कोई डेट अंकित हो, जिस तारीख को दें उससे पहले का डेट उस पर अंकित हो, तो स्टूडेंट इसको कहा जाता है इसको कहा जाता है एंटी डेटेड चेक। इसको क्या बोला जाता है, बड़ा अच्छे से देखिएगा, एंटी डेटेड चेक, एंटी डेटेड चेक, ठीक है। और स्टूडेंट जो पोस्ट डेटेड चेक होता है, इसमें बाद की तारीख दी जाती है, उस चेक पे बाद की तारीख लिखी होती है। जब भविष्य में जमा करना है तो बाद की तारीख होती है, तो उसको उत्तर दिनांकित चेक कहते हैं। और पहले से जिसमें पहले की तारीख नोट होती है उसको दिनांकित चेक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी डेटेड चेक सही रहेगा, जिसमें पहले की तारीख ही उस पर लिखी हुई हो, पहले से वो तारीख लिखी हुई हो। अगला क्वेश्चन, एनपीए का मतलब होता है। अब एनपीए का स्टूडेंट क्या मतलब होता है, तो एनपीए का पूरा नाम होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेपरलेस बैंकिंग को रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट पेपरलेस बैंकिंग क्या है, जिसमें हमको कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टूडेंट पेपरलेस बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग के नाम से हम जानते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट बैंकिंग। इसी को पेपरलेस बैंकिंग यानी कागजी कार्रवाई से मुक्ति हो तो उसको पेपरलेस बैंकिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो स्टूडेंट 1969 का जब समय पीरियड था तो उस समय भारत सरकार ने 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण करके, यानी सेंट्रल मतलब अपना बना दिया था, उसको केंद्रीकृत कर दिया था, नेशनलाइज कर दिया था, यानी केंद्रीय बैंक बना दिया था उसको, ठीक है। तो 14 बैंकों को कर दिया गया था। और इस समय वर्तमान में कई बैंकों का विलय होने के कारण स्टूडेंट अब कुल 12 राष्ट्रीयकृत बैंक ही बचे हैं। लेकिन जबकि 1969 में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। लेकिन इस समय वर्तमान पीरियड में कई बैंक विलय हो गए हैं, तो कुल भारत में अब राष्ट्रीयकृत बैंक 12 ही बचे हैं, ये भी आप नोट कर लेना अगर पूछता है वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तो। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिडबी एक है, यानी SIDBI। तो सिडबी को बोला जाता है स्टूडेंट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1990 को की गई। और ये क्या है, एक विकास बैंक है, क्योंकि इसका परिभाषा ही बताता है कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। तो ये क्या है, एक विकास बैंक है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से 50 क्वेश्चन का हमने मॉडल पेपर आपके लिए कवर कराया। बिल्कुल ये पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन तो इससे आपको 40-35 से के आसपास तो मिलने वाले हैं। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन तो आने वाले ही हैं, तो स्टूडेंट इसको देख के जाइएगा, आपको अच्छा होगा और आप इससे रिलेटेड और चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक और वीडियो करा सकता हूं स्टूडेंट, अगर आप ज़्यादा कमेंट करके बताओगे तो हम देखेंगे एक नया मॉडल पेपर और आपको करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, तब अब तक आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फ्रेंड्स से शेयर जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर शुभम सर आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे होंगे आज मैं आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ COMM 203, यानी जो हमारे BA के या ग्रेजुएशन के आप कह सकते हो किसी सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनके लिए माइनर का पेपर COMM 203। स्टूडेंट इस पेपर का टाइटल है फाइनेंस एंड बैंकिंग और ये माइनर वोकेशनल कोर्स आपका होने वाला है। स्टूडेंट हम आपके लिए 2023-24 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर अवेलेबल हैं जो आपका पिछले सेमेस्टर में हुआ है। तो स्टूडेंट देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को सबसे अच्छे ढंग से संपन्न कर सकें। स्टूडेंट्स, आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स से शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपके सपोर्ट से ही दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का काम नहीं है, यानी क्या फंक्शन नहीं है रिजर्व बैंक का। पहला करा है बैंक नोट जारी करना, दूसरा करा है वाणिज्यिक बैंक यानी वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल बैंक का नगद संचय का संरक्षक यानी कस्टोडियन यानी गार्जियन का काम करना, जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, और साख नियंत्रण यानी कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो स्टूडेंट बैंक का काम है, किसी भी नॉर्मल बैंक का काम है, रिजर्व बैंक का काम नहीं है जमा स्वीकार करना और जनता को कर्ज नहीं देती है। रिजर्व बैंक जो है बैंकों को कर्ज देती है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक जो होता है सबका मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रिजर्व बैंक कहलाती है। सेंट्रल बैंक एक स्टूडेंट एक बैंक का भी नाम है, लेकिन जो भारत का केंद्रीय बैंक है या सेंट्रल बैंक जिसको कहेंगे वो RBI है, और वो जनता उसमें ना पैसा जमा करती है ना वो जनता को ऋण देती है, ये काम दूसरे बैंक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन देयर इज अ शॉर्टफॉल इन करेंसी नोट एट बैंक ब्रांचेज हुम डू दे अप्रोच फॉर द फर्दर सप्लाई, यानी जब बैंक शाखाओं में करेंसी नोटों की कमी हो जाती है तो वो आगे आपूर्ति के लिए किससे संपर्क करते हैं। तो स्टूडेंट जब बैंक शाखाओं में पैसे की या मुद्रा की कमी हो जाती है तो वो अपने मुख्य शाखा यानी मेन ब्रांच ऑफ दैट बैंक से संपर्क करते हैं, ठीक है, ना कि वो SBI से या चेस्ट करेंसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न, बैंक दर वो दर है, बैंक दर क्या है स्टूडेंट? बैंक दर जो है वो क्या होता है? तो बैंक रेट स्टूडेंट वो रेट है जिसपे ऑन विच कमर्शियल बैंक्स टेक लोन, जिसपे कमर्शियल बैंक यानी वाणिज्यिक बैंक जो है, कमर्शियल बैंक जैसे आपका एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, यस बैंक है या और भी है, तो ये आपके कमर्शियल बैंक है। तो जिस दर पे कमर्शियल बैंक लोन लेते हैं उसको किससे लोन लेते हैं? सेंट्रल बैंक एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं, उसको हम कहते हैं आपका बैंक रेट। ठीक है, तो जिस पर वाणिज्यिक बैंक लोन लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? तो स्टूडेंट रेपो रेट का ठीक उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि रेट एट विच आरबीआई बारोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक, जब आरबीआई को पैसे की जरूरत होती है और वह कमर्शियल बैंक से पैसा लेता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट के नाम से हम जानते हैं। यानी जिस दर पे आरबीआई जो है पैसे उधार लेता है, किससे? कमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकों से, तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी दरें बाजार दशाओं द्वारा निर्धारित की जाती है, ना कि आरबीआई द्वारा? यानी कौन सा मार्केट जो रेट है वो मार्केट कंडीशन द्वारा तय किया जाता है, नहीं ना कि आरबीआई द्वारा। तो स्टूडेंट जो आपका बैंक रेट होता है वो आरबीआई तय करती है, एसएलआर जो होता है या जो ये भी आपका आरबीआई तय करता है, और सीआरआर जिसको कैश रिजर्व रेशियो भी आप कहते हो ये भी आरबीआई तय करता है। लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है आरबीआई से सलाह लेकर। तो इसमें आरबीआई सलाह देने का काम करता है, लेकिन तय कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है मार्केट कंडीशन को देखकर। तो ऑप्शन डी आपका रहेगा इन्फ्लेशन रेट, जिसको आप मुद्रास्फीति दर कहते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं छोटी छोटी जो बातें बता रहा हूँ उसको भी आप नोट करते रहिएगा, और हिंदी इंग्लिश में दोनों बता रहा हूँ ताकि तालमेल बैठा के पेपर को अच्छे से करिएगा और समझने में ये आपको सुविधाजनक रहेगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, यानी जो नॉन बैंकिंग यानी जो गैर, आपके कह सकते हो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का विनियमन जो है विनियमित करती है, कौन करता है? कि जो गैर आपकी बैंकिंग वित्तीय कंपनियां उसको विनियमन कौन करता है? तो स्टूडेंट इसको करता है आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई ही जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती है, नॉन बैंकिंग वाली जो होती हैं उनको रेगुलेट करता है, और ये आरबीआई को आरबीआई एक्ट 1934 उसको ये अधिकार देता है। आरबीआई एक्ट 1934 उसको ये अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डीमेट प्रारूप में शेयरों को संभालने के लिए देश में निम्नलिखित कौन सी डिपॉजिटरी है? यानी जो हमारा जो होता है, कह रहा है कि आपका डीमेट फॉर्म में जो होता है कि कौन सी डिपॉजिटरी यानी कौन सी जो जमा जिसमें डिपॉजिटरी शाखा है कंट्री की जो शेयर को हैंडल करती है डीमेट फॉर्म में। तो स्टूडेंट शेयर को हैंडल करती है डीमेट फॉर्म में, ये आपका एनएसडीएल होता है। ठीक है, एनएसडीएल इसको करता है। ठीक है स्टूडेंट ये सारे जो दिए जा रहे हैं सबके आप फुल फॉर्म अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी इस पेपर में बहुत सारे पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज ईएमआई इंडिकेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ बैंक लोन, यानी बैंक लोन में ईएमआई क्या दर्शाता है? तो बैंक के लोन में ईएमआई क्या दिखाता है, यानी ईएमआई का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट ईएमआई का फुल फॉर्म ही इसका मतलब हो जाएगा। तो ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी महीने में आपको कितना देना है, समान मासिक किस्त। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ही बैंक ऋण में, यानी कि कितना कितना आपका महीने का किस्त बनेगा बराबर बराबर, जिसको आप ईएमआई कहते हो। आप सब ने स्टूडेंट्स अमेजॉन से, फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे आजकल सामान आप मंगाते हो, तो उसका जैसे 18-20 हज़ार का होता है तो एक किस्त बन जाती है कि महीने महीने में इतना देना और इतने दिन में आपका पैसा पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको ईएमआई कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कारोबार बुलियन मार्केट पर किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा ट्रेड बुलियन मार्केट पे किया जाता है? तो स्टूडेंट बुलियन मार्केट जो होता है उसमें जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब व्यापार आप कह सकते हो, लेन देन, तो उसमें बायर और सेलर, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर पे ट्रेड करते हैं। बुलियन मार्केट में किस पे ट्रेड करते हैं? गोल्ड और सिल्वर पे। तो ऑप्शन आपका सी राइट रहेगा। ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आर अ कस्टमर सेंट्रिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो व्यवस्थित निवेश योजनाएं हैं वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्राहकों को केंद्रित सुविधा है, मतलब किसके द्वारा ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा है? तो स्टूडेंट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको शॉर्ट फॉर्म में एसआईपी कहते हैं। जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो एसआईपी जो होता है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है? कस्टमर को। तो स्टूडेंट एसआईपी का प्रोवाइड कराने का काम म्यूचुअल फंड्स करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी रहेगा म्यूचुअल फंड्स। अगला प्रश्न, इन वॉट वेज नोइंग दिस आईएफएससी कोड हेल्प द बैंक कस्टमर, यानी आईएफएससी कोड जो बैंक में होता है वो कस्टमर की मदद कैसे करता है? तो स्टूडेंट जो आईएफएससी कोड है वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हस्तांतरण में आवश्यक, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के ट्रांसफर में हमको
आईएफएससी कोड की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। यह कोड देश की प्रत्येक बैंक शाखा की पहचान करता है। इससे पता चल जाता है कि ये देश में किस शाखा से आप जुड़े हुए हैं या किस शाखा पे आप लेन देन कर रहे हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, शाखा की पहचान के लिए आवश्यक है। तीसरा कह रहा है औपचारिक शिकायत करते समय यह आवश्यक है, यानी जब आपको आपके बैंक का कोई कंप्लेन किसी बड़े बैंक से करना हो या संबंधित बैंक से करना हो, तो आप क्या करोगे, अपना आईएफएससी कोड मेंशन करोगे कि मेरा ये खाता है और जिसका आईएफएससी कोड ये है, इसमें ये शिकायत है, ये समस्या है। तो ये वाली बात ये कह रहा है। तो और लास्ट ऑप्शन कह रहा है ए और बी दोनों। तो स्टूडेंट इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण में आवश्यक है, और बी करे देश के प्रत्येक शाखा की पहचान करता है। ठीक है, तो ये दोनों ठीक है स्टूडेंट। तो आप ए और बी के साथ चल जाओगे। अगर सी भी रहे ना स्टूडेंट तो हो सकता है, और उसके बिना भी शिकायत हो सकती है। ठीक है, तो ठीक है, इसमें से ज्यादा करेक्ट आपका डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर रहा है। भारत में बीमा कंपनियों का कौन शीर्ष निकाय नियंत्रित करता है, यानी कौन सी एपेक्स बॉडी रेगुलेट करती है इंश्योरेंस कंपनी को भारत में। तो स्टूडेंट इंश्योरेंस कंपनी की जब हम बात करते हैं और उसको भारत में रेगुलेट करता है आईआरडीए। क्या रेगुलेट करता है? आईआरडीए। आईआरडीए बोले तो स्टूडेंट इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अथॉरिटी इन इंडिया या ऑफ इंडिया आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये आईआरडीए का फुल फॉर्म होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट वीडियो फास्ट लगेगा तो स्लो करके देखिएगा, और अगर आपको स्लो लगता है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, हम यूट्यूब के पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए वीडियो को थोड़ा सा फास्ट या स्लो कर लेते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप किस कॉलेज से वीडियो देख रहे हो या यूनिवर्सिटी कैंपस से देख रहे हो, हमें कमेंट करके बताइएगा, और किस सब्जेक्ट के माइनर पेपर आप हमसे चाहते हो वो भी कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप हमसे वहाँ पे जुड़ भी सकते हैं और अपनी बातें, अपना प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह मदद करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है। तो स्टूडेंट प्लास्टिक मनी जो होता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिस प्लास्टिक का कार्ड होता है जिससे हम पैसा लेन देन करते हैं वही आपका कहलाता है प्लास्टिक मनी। तो यहाँ पे क्रेडिट डेबिट कार्ड नहीं दिया हुआ, क्रेडिट कार्ड दिया हुआ, तो आपका प्लास्टिक मनी क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। ठीक है, क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट वही कार्ड होता है जिसमें आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है, लेकिन बैंक आपको फ्रीडम देता है कि एक निश्चित अमाउंट तक की आप शॉपिंग लेन देन आप उस कार्ड से कर सकते हो, उसका भुगतान आपको बाद में करना होता है। अगला क्वेश्चन, आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट आईएफएससी का फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आपका सी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड। स्टूडेंट मैं जब फुल फॉर्म की बात करूंगा तब अंग्रेजी में फुल फॉर्म याद करिएगा, क्योंकि कई बार हिंदी ना देखे सीधे अंग्रेजी भी दिया जाएगा, और अंग्रेजी में फुल फॉर्म याद करना आसान होता है। तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड आईएफएससी का फुल फॉर्म रहेगा। किस तकनीक पहल ने भारत में किसी भी समय कहीं भी बैंकिंग अवधारणा को सक्षम बनाया है। तो स्टूडेंट कह रहा है कि किस तकनीक में भारत में कहीं पे भी और किसी भी समय बैंकिंग प्रणाली को जो है सक्षम यानी मतलब बनाया है, इसको फंक्शनेबल किया, इनेबल किया है। तो स्टूडेंट कोर बैंकिंग समाधान, जिसको कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहते हो, तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन ने जो है कॉन्सेप्ट ऑफ जो एनी टाइम एनीवेयर बैंकिंग इन इंडिया को आसान सुलभ बनाया कोर बैंकिंग सोल्यूशन ने। अगला क्वेश्चन, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है। तो स्टूडेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म था रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, रियल टाइम। मैं बार बार बता रहा हूँ, फुल फॉर्म आप अंग्रेजी से याद करिएगा तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो रियल टाइम में जो ग्रॉस सेटलमेंट किया रहता है उसको आरटीजीएस हम कहते हैं। आरटीजीएस आप जाते हैं ना बैंक में आरटीजीएस कटाने, तो वही होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अगला प्रश्न स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा तो थोड़ा मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिसएडवांटेज है इलेक्ट्रिक पेमेंट का, यानी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हम करते हैं जैसे यूपीआई से करते हैं, फोन से कर रहे हैं या मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करके कर रहे हैं, तो इसका नुकसान क्या है। तो धोखाधड़ी होने की संभावना होती है, बिल्कुल होती है। आवेग में खरीदारी मतलब इम्पल्स बाइंग, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पैसा रहता है जो अब अगर आपको जाके खरीदना हो तो आप जाएंगे तब तो खरीदेंगे, आपको कुछ भी ऑनलाइन दिख लिया तो आवेग में खरीद लिए। भुगतान विवाद, पेमेंट को लेकर इशू भी हो जाता है कि मिला, वो कंपनी कहती है हमें पैसा आ गया, आपका कई बार पैसा कट जाता है और फिर भी कंपनियां कहती हैं उन्हें नहीं मिला, या आपका पेमेंट फंस जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट में फेस करने पड़ते हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, बैंक डिमांड ड्राफ्ट में से किसके समान है, यानी तो बैंक डिमांड ड्राफ्ट क्या है, किसके समान है। तो स्टूडेंट बैंक डिमांड ड्राफ्ट का को आप जान लीजिए, इसको बैंकर्स चेक के नाम से हम जानते हैं, इसका दूसरा नाम ही क्या है, बैंकर्स चेक। तो किसके समान है, बैंकर्स चेक के समान नहीं है, वो बैंकर्स चेक ही है। डिमांड ड्राफ्ट को हम बैंकर्स चेक कहते हैं। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट बनाते हो, किसी संस्था को आपको पैसे देना है, कोई फीस कटानी है, जो फॉर्म होता है तो डीडी होता है ना, डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडी। तो आप बैंक पे जाते हो, कुछ चार्ज देते हो, तो आपका पैसे का वो डीडी एक चेक की तरह बन जाता है और आप जमा कर देते हो अपने संस्थान में ले जाके, तो वो संस्थान उससे वो अपना पैसा, उस डीडी को भजा के अपना पैसा वापस ले लेता है, तो उसको डीडी बोलते हैं, इसको बैंकर्स चेक के नाम से हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन आरबीआई की सहायक कंपनी है। तो आरबीआई की सहायक कंपनी क्या है, सब्सिडियरी। तो स्टूडेंट कह रहा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। तो कह रहा है कि ये आरबीआई की सहायक है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो स्टूडेंट इसमें जो आरबीआई की जो सहायक है वो नाबार्ड है। ठीक है, सिडबी जो है स्टूडेंट वो आईडीबीआई की सहायक है, ये आईडीबीआई बैंक का सहायक है। ठीक है,
सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम सिडबी के नाम से जानते हैं, ये आईडीबीआई की सहायक है, ठीक है, सब्सिडियरी बॉडी है। नाबार्ड जो है वो आपका आरबीआई का सहायक हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में सिक्के ढालने की जिम्मेदारी किस संस्था की, यानी सिक्के को बनाने की, मिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो स्टूडेंट आप याद रखें, मिंट के साथ साथ डिजाइन करने की भी जो जिम्मेदारी है या किसकी है, वो भारत सरकार की, कि सिक्का कैसा होगा और उसको कैसे ढाला जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, भारत सरकार की है। इसकी जिम्मेदारी आरबीआई की नहीं है, वो नोटों की छापने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। उसमें भी जो 1 रुपए का नोट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है, वित्त मंत्रालय जारी करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत की मौद्रिक नीति और साख नीति निम्नलिखित में से किसकी जिम्मेदारी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी किसकी जिम्मेदारी है। तो स्टूडेंट जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति और क्रेडिट पॉलिसी यानी साख नीति, ये आपकी आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। तो भारत में मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना है, किसके लिए ऋण प्रदान करना है, मतलब ये पूछना चाह रहा है आरबीआई का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किस लिए ऋण प्रदान करना है। तो कह रहा है कृषि और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा है कुटीर और ग्राम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, ये भी ठीक है। हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्प को बढ़ावा देने के लिए, यानी हैंडीक्राफ्ट और रूरल क्राफ्ट के लिए, कॉटेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो स्टूडेंट इन सब चीज के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इन सब के लिए जरूरी है, ठीक है। अगला प्रश्न, आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री कौन है, यानी भारतीय प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने आरबीआई का गवर्नर का काम किया। तो स्टूडेंट ये कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इन्होंने ही आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया है। कई बार आपको बैंक नोट मिल जाएगा जिसपे डॉक्टर मनमोहन सिंह के हस्ताक्षर रहेंगे, क्योंकि बैंक के नोट पे किसके हस्ताक्षर होते हैं, उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, बैंकिंग निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो बैंकिंग अर्थव्यवस्था जो है वो बैंकिंग जो है किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो स्टूडेंट जो बैंकिंग आपका होता है वो आपका तृतीयक सेक्टर, जिसको आप तृतीयक सेक्टर या कहते हो टर्शियरी सेक्टर के अंदर बैंकिंग सर्विस आती है। और टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और बैंकिंग हमेशा किस में आता है, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र में या सर्विस क्षेत्र में आता है। ये भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न, स्टूडेंट मैं आपको प्रश्न बताता हूँ, उसका सीधे राइट आंसर बताता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट वीडियो को अपने फ्रेंड से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो कर रहा है। अगला क्वेश्चन, बैंकिंग लोकपाल योजना निम्नलिखित व्यवसाय पर लागू है। तो बैंकिंग लोकपाल जो है योजना, यानी जिसको बैंकिंग ओम्बड्समैन कहते हैं आप, ओम्बड्समैन, तो बैंकिंग ओम्बड्समैन किस पे आधारित है। तो स्टूडेंट ये बैंकिंग ओम्बड्समैन जो है, जिसको आप कहते हो कि बैंकिंग लोकपाल, ये आरआरबी सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ऑल, ठीक है, तो ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग आरआरबी स्टूडेंट क्या होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ साथ सभी कॉमर्शियल जो बैंक होते हैं वो बैंकिंग लोकपाल उस पर लागू होता है। आरआरबी मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साथ साथ सभी कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी बीमा कंपनी है। तो स्टूडेंट ये तो आप जानते होंगे एलआईसी है। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी कौन सी है, तो स्टूडेंट ये एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम जिसको आप कहते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में 1 रुपए का नोट किसके द्वारा जारी किया था। स्टूडेंट इसको मैंने पहले ही बता दिया कि 1 रुपए का नोट है वो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री जारी करती है। तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट भारत में जारी करता है। अगला क्वेश्चन, केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है। स्टूडेंट आप तो हमेशा बैंक पे जाते होगे, बैंक में कहते हैं केवाईसी कराना है, तो ये तो आप जानते हो कि केवाईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, नो योर कस्टमर। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा, नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जाने, केवाईसी का फुल फॉर्म या मतलब। बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता, यानी ऑनलाइन बैंकिंग को किस नाम से नहीं जाना जाता, इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल, वर्चुअल बैंकिंग बिल्कुल, ई बैंकिंग बिल्कुल, ये तीनों जाना जाता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट बैंकिंग के नाम से जो है ऑनलाइन बैंकिंग को नहीं जाना जाता है, ठीक है। तो डी वाला रहेगा, इस नाम से हम नहीं जानते, बाकी तीनों नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है बैंकिंग लेनदेन में पिन को कहा जाता है। अब बैंकिंग लेनदेन में स्टूडेंट दो बात, पिन के कई फुल फॉर्म है, एटीएम के भी कई फुल फॉर्म है, लेकिन किस संदर्भ में पूछा जाता है। यहाँ पे पिन पूछा जा रहा है ट्रांजैक्शन के, यानी जो आप पैसा लेन देन करते हो उसमें। तो स्टूडेंट ट्रांजैक्शन लेन देन में पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप होता है ना, पिन डालते हैं तब अपना पैसा यूपीआई से भेजते हैं, तो पिन क्या होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, निजी पहचान संख्या। लेकिन पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में पिन का नंबर फुल फॉर्म क्या होगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ये पोस्ट ऑफिस के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस से मतलब नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी रहेगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्रेडिट कार्ड लेन देन में ओटीपी क्या है। तो ओटीपी क्या होता है स्टूडेंट, किसी भी क्रेडिट कार्ड या किसी चीज में ओटीपी क्या होता है, तो ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड। यानी आपको कोई लेन देन करना है तो आपको ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आपके फोन पे आता है, और उसको आप जब किसी से शेयर करेंगे तभी लेन देन आप कर पाएंगे इसको, ठीक है, या वेरिफिकेशन को अंजाम दे पाएंगे, तो इसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है। और ये क्रेडिट कार्ड सब चीज में इस्तेमाल होता है।
अगला प्रश्न कर रहा है भारत में सबसे बड़ा वित्तीय समूह क्या है। तो स्टूडेंट भारत में सबसे बड़ा वित्तीय समूह एसबीआई है। ठीक है, ऑप्शन आपका एसबीआई हो जाएगा। ठीक है, एसबीआई है। अगला क्वेश्चन, महंगाई का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है अमीर वर्ग पर, गरीब वर्ग पर, निवेशकों पर, पेशेवरों पे। स्टूडेंट प्रभाव तो सब पे पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव गरीबों पे ही पड़ता है, क्योंकि अगर किसी की सबसे बुरा प्रभाव किस पे पड़ता है, अमीर वर्ग को महंगाई ऊपर नीचे होगी तो थोड़ा बहुत उनको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जीवन जीने पे संकट नहीं आएगा। लेकिन महंगाई बहुत तेज अगर बढ़ जाए तो सबसे ज्यादा संकट गरीबों पे हो जाएगा, निवेशकों पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये अब सबसे बुरा प्रभाव हम देखें तो गरीबों पे ही मान सकते हैं, नहीं तो फिर निवेशकों पे पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रुपे कार्ड है। रुपे कार्ड क्या है? एक क्रेडिट कार्ड है, एक पोस्ट पेड कार्ड है। पोस्ट पेड मतलब बाद में जिसका भुगतान करो। एक डेबिट कार्ड है, एक प्रीपेड कार्ड है। तो स्टूडेंट रुपे कार्ड क्या है? एक डेबिट कार्ड है। रुपे कार्ड क्या है? एक डेबिट कार्ड है। ठीक है, रुपे कार्ड एक डेबिट कार्ड है। ठीक है, स्टूडेंट आने वाले समय में रुपे का क्रेडिट कार्ड भी अब आ रहा है, इस बात को आप समझ लीजिएगा, या आ गया होगा। ठीक है, तो रुपे एक डेबिट कार्ड है, ये पहले से चला था, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड के रूप में भी आ रहा है। एक चेक की वैधता अवधि, यानी कब तक एक चेक वैलिड होता है। तो स्टूडेंट जब चेक को काट दिया जाता है या जारी कर दिया जाता है, उससे 3 महीने तक एक चेक की वैलिडिटी होती है, यानी जारी होने से 3 महीने तक की वैध के लिए एक चेक वैध होता है। अगला क्वेश्चन, स्टूडेंट हमने एक मॉडल पेपर भी एक आपके लिए ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है बैंकिंग फाइनेंस COM 203 का, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो हम एक महामैराथन वीडियो आपके लिए रेडी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्या निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, यानी किसी निरक्षर व्यक्ति को डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है, ये पूछना चाह रहा है। तो हाँ, बिल्कुल जारी किया जा सकता है स्टूडेंट। ठीक है, डेबिट कार्ड उसको जारी किया जा सकता है, तो स्टूडेंट बिल्कुल जारी किया जा सकता है। बैंक में इनके बदले ऋण प्रदान नहीं करता, यानी किसके बदले, इसमें से क्या, तो सोने के आभूषण के बदले गोल्ड लोन देता ही है, LIC पॉलिसी पे लोन देता है, लॉटरी टिकट पे बैंक, यानी अगर कहीं आपकी लॉटरी लग जाए उस टिकट को दिखा के आप लोन नहीं ले सकते हैं, पैसा नहीं ले सकते हैं। बाकी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पे भी लोन मिल जाता है, लॉटरी टिकट पे लोन नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड बैंक धारक के कर्जदार हो जाते हैं, यानी किस खाते का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार बन जाते हैं। तो स्टूडेंट खाते का नहीं पूछना चाहिए था, इसको पूछना चाहिए किस कार्ड का उपयोग करने पर कार्ड धारक बैंक के कर्जदार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जब आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप बैंक के कर्जदार बन जाते हैं। चाहे आप किसी भी बैंक से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, चाहे आप उसका खाता आपके पास हो या ना हो, लेकिन अगर आप उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे पैसे राशि खर्च करते हैं, तो आप बैंक के कर्जदार हो जाते हैं और निश्चित अवधि में आपको वो अमाउंट क्रेडिट कार्ड का जो आपका बिल होता है उसका भुगतान करना पड़ता है, वरना उसका ब्याज बढ़ता चला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक क्रिप्टो करेंसी है। तो स्टूडेंट क्रिप्टो करेंसी तो बिटकॉइन है, बाकी डॉलर, रुपी और रियाल ये देश की मुद्राएं हैं। डॉलर US की है, रियाल सऊदी की तरफ चलता है, मतलब गल्फ कंट्रीज में, और रुपया भारत की है। ठीक है, लेकिन बिटकॉइन जो है ये क्रिप्टो करेंसी है, जिसपे भारत में बैन लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, IMPS का फुल फॉर्म क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है IMPS का फुल फॉर्म। तो स्टूडेंट इसका मतलब होता है इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सर्विस। ठीक है, सॉरी, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। स्टूडेंट अंग्रेजी में फुल फॉर्म में छोड़ दिया है, मोबाइल पेमेंट के बाद ये सिस्टम लिखना भूल गया है। ठीक है, बाकी और किसी में इस तरह का दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा, यहाँ सिस्टम आप जोड़ लीजिएगा। तत्काल मोबाइल भुगतान प्रणाली इसका राइट आंसर हो जाएगा, तत्काल मोबाइल भुगतान प्रणाली, इमीडिएट मोबाइल पेमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ये IMPS का, इसको कई जगह आपको इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा। ठीक है, मोबाइल नहीं मिलेगा तो भी ये इसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर इमीडिएट पेमेंट सिस्टम भी आएगा तो भी आप इसी को फुल फॉर्म समझिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आधार कार्ड के साथ जोड़ा जाना जरूरी है, यानी किसके, मतलब किसको आधार कार्ड के बिना जोड़ा जाना जरूरी है, किसको आधार कार्ड से हम जोड़ सकते हैं। एंड निफ्ट, तो बिना आधार कार्ड के भी, निफ्ट का फुल फॉर्म स्टूडेंट बता रहा हूँ, नोट कर लेगा, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। स्टूडेंट अगर कुछ छूट जाता है तो वीडियो को स्लो करके या पीछे करके भी देख लीजिएगा। तो निफ्ट का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफर। RTGS का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। ठीक है, और जो बाकी जो कर रहा है, ये 2 इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म हो गए। अगला कर रहा है AEPS। तो स्टूडेंट AEPS को ही हम आधार कार्ड के सक्रिय होने पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको आप अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेते हो ना बैंक का, तो वो AEPS है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसके लिए आधार कार्ड होना जरूरी है और बैंक में आपका आधार जुड़ा हुआ होना भी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, CTS क्या है। तो CTS स्टूडेंट क्या होता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। चेक ट्रंकेशन सिस्टम को हम CTS कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चेक ट्रंकेशन प्रणाली या चेक ट्रंकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्रभूतियों के धारण एवं हस्तांतरण के लिए डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी के खाते को कहा जाता है, यानी जो बेनिफिशियल ओनर अकाउंट विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फॉर होल्डिंग ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। तो स्टूडेंट इसको क्या कहा जाता है कि जो प्रतिभूतियों के धारण और हस्तांतरण के लिए जो डिपॉजिटरी भागीदार के साथ लाभार्थी स्वामी का जो खाता होता है उसको हम डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? डीमेट खाता, डीमेट अकाउंट के नाम से जानते हैं।
अगला क्वेश्चन, नए बैंक की स्थापना के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, इसे कौन सी संस्था अनुमति देती है? यानी जो नए बैंक की स्थापना की अनुमति को देती है, आरबीआई देता है स्टूडेंट। नए बैंक स्टैब्लिश करने की अनुमति क्या कौन देता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक शब्द इटालियन शब्द बैंको से लिया गया जिसका अर्थ है, तो स्टूडेंट आपको बता दूं बैंक जो है इटालियन शब्द बैंको से लिया गया जिसका मतलब होता है बेंच, जिसका मतलब क्या होता है? बेंच। और ये बेंच किसका? बेंच ऑफ मनी एक्सचेंज, बेंच ऑफ मनी एक्सचेंज। तो इसका मतलब बैंकों का मतलब होता है बेंच या मनी एक्सचेंज। बेंच मतलब बेंच, वही टेबल डेस्क मेज वाला बेंच। तो बेंच मतलब इटालियन शब्द बैंक शब्द बेंच से बना है, और किसका बेंच? मनी एक्सचेंज, जिसमें पैसे का लेन देन हो वो वाला बेंच, उसी शब्द से बैंक की उत्पत्ति हुई है। स्टूडेंट बैंक के लिए फ्रेंच वर्ड बैंक्यू का इस्तेमाल किया जाता है, BANQUE, ये भी पूछा जा सकता है। और इटालियन वर्ड तो आपको पता ही चल गया कि बैंको है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विकास बैंकिंग संस्थान नहीं है, यानी डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट्स आपका ICICI जो है वो क्या है? ICICI जो है ये प्राइवेट बैंक है, ये विकास बैंकिंग संस्थान नहीं है। बाकी जो आपका IDBI, IFCI, ठीक है, EXIM बैंक जो है, एक्सिम बैंक, स्टूडेंट IDBI, IFCI और एक्सिम बैंक को स्वीकृति दी गई है विकास बैंकिंग संस्थान के रूप में, लेकिन ICICI जो एक प्राइवेट बैंक है 1995 में इसकी स्थापना हुई है, ये प्राइवेट बैंक है और ये डेवलपमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन, NAV का फुल फॉर्म क्या है? तो स्टूडेंट NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी शुद्ध संपत्ति का मूल्य कितना है? नेट एसेट, किसी चीज का शुद्ध मूल्य, जो संपत्ति उसका मूल्य क्या है, शुद्ध मूल्य क्या है, उसको कहते हैं नेट एसेट वैल्यू। अगला प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय संस्थान आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं है? यानी जो कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो आरबीआई के सुपरविजन में नहीं है? तो स्टूडेंट आरबीआई किस पे नियंत्रण नहीं करता है? तो कह रहा है फॉरेन कॉमर्शियल बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया, यानी विदेशी वाणिज्यिक बैंक पे करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पे आरबीआई करता है, म्यूचुअल फंड पे नहीं करता है, बाकी स्टेट चीजों पे करता है। तो स्टूडेंट राज्य सहकारी बैंक पे भी करता है, लेकिन म्यूचुअल फंड पे आरबीआई जो है वो पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे में नहीं आता है। म्यूचुअल फंड आरबीआई के पर्यवेक्षी जनसंपर्क दायरे से बाहर है। अगला प्रश्न, आरबीआई के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र कार्यों को बैंकों द्वारा आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है? तो स्टूडेंट किसको आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है? तो इसमें स्टूडेंट खाते खोलना और बंद करना है। तो खाते खोलना, किसी प्रकार के भी खाते खोलना और बंद करना, वो ठीक है, वो आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, उसको आउटसोर्सिंग मतलब बैंक क्षेत्रों से आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। इससे मतलब उसको रोका नहीं जा सकता, एक तरह से आप कह सकते हो। अगला क्वेश्चन और जो अंतिम प्रश्न है, स्टूडेंट करा विदेशी मुद्रा लेन देन के लिए अधिकृत डीलरों की नियुक्ति की जाती है। तो विदेशी मुद्रा लेन देन जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ट्रांजेक्शन के लिए जो अधिकृत डीलर है उसकी नियुक्ति कौन करता है? उसकी नियुक्ति भी आरबीआई करता है स्टूडेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन आपके लिए कवर कर दिया प्रीवियस ईयर का। आशा करते हैं वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को जम के शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स के बीच और अपने क्लासमेट्स के बीच। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए हमारी माई डी यूनिवर्सिटी टीम की तरफ से गुड लक।